अस्सलाम वालेकुम। आज हम जर्मन ज़ुबान का एक बहुत अहम टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे प्रपोजिशंस कहते हैं। ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं लेकिन पूरे जुमले का मतलब बदल देते हैं। ज़्यादातर तलबा को यही हिस्सा मुश्किल लगता है क्योंकि इनके साथ केस भी बदल जाता है। आज हम इसे एक आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको वाज़िया हो जाए कि कौन सा प्रपोजिशन किस केस के साथ आता है और क्यों आता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम डेयर डी डस तो याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम जुमला बनाते हैं और उसमें इन या फ्यूर जैसे अल्फाज आते हैं तो नाउन की शक्ल बदल जाती है। यही वो जगह है जहाँ कन्फ्यूजन शुरू होती है। बहुत से लोग इसी वजह से बोलने में हिचकिचाते भी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र ना करें, ये बिल्कुल आम सी बात है क्योंकि ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। हमारे बोलने में, हमारे एक्सेंट में भी फ़र्क होता है। इसलिए इस हिचकिचाहट में ना रहें कि आप बोलेंगे तो सुनने वाले को कैसा लगेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई ज़ुबान है। अब हम केसेस को आसान तरीके से समझते हैं। जर्मन ज़ुबान में देखें 4 केसेस होते हैं: दाटिव, अकोज़ाटिव, नॉमिनाटिव और जेनेटिव। नॉमिनाटिव सब्जेक्ट के लिए होता है और अकोज़ाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। दाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है और जेनेटिव मलकियत के लिए। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें कि प्रपोजिशंस अक्सर ये फैसला करते हैं कि कौन सा केस आएगा। अब हम अकोज़ाटिव प्रपोजिशन देखते हैं। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हमेशा अकोज़ाटिव आता है। इनमें गेगन, ऑनर और दुर्श और शामिल हैं। मिसाल के तौर पे एरलैंड डॉइच für seine Arbeit। यहाँ फ्यूर के बाद seine Arbeit अकोज़ाटिव में आया है, इसलिए ये ग्रुप आसान है क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है कि इनके बाद हमेशा अकोज़ाटिव आएगा। अब हम डाटिव प्रपोजिशंस को देखते हैं। कुछ प्रपोजिशंस हमेशा डाटिव केस के साथ ही आते हैं, जैसे मीट, बाय, आउस। इसके अलावा गेगनूबर, आउसर और अब भी डाटिव लेते हैं। आपको स्क्रीन पे इसकी एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे wir treffen uns mit unseren Freunden। यहाँ मीट के बाद unseren Freunden डाटिव में है। इस ग्रुप की खूबी ये है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अब हम सबसे अहम ग्रुप देखते हैं, यानी कि टू वे प्रपोजिशंस। ये वो अल्फाज हैं जो कभी अकोज़ाटिव लेते हैं और कभी डाटिव लेते हैं। इनमें फॉर, ऑनतर, उबर, नेबन इन जैसे अल्फाज शामिल हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। शुरू में ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना और थोड़ी सी तवज्जो देने से ये आसानी से समझ आने लगते हैं। अब इस असूल का पहला हिस्सा समझे। अगर जुमले में हरकत हो रही हो, यानी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? अकोज़ाटिव इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे इश्क है इन den पार्क, यानी यहाँ den इसलिए आया है क्योंकि मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ। यहाँ डायरेक्शन है, इसलिए अकोज़ाटिव आया है। हरकत हो रही हो, डायरेक्शन वाज़िया करनी हो तो अकोज़ाटिव आएगा। अब हम दूसरे हिस्से को देखते हैं। अगर जुमले में कोई चीज़ पहले से एक जगह पर मौजूद हो तो डाटिव इस्तेमाल होता है। मतलब एक ही जगह पर कोई चीज़ मौजूद है, रखी हुई है, तो डाटिव इस्तेमाल होता है। Ich spiele im पार्क, यहाँ इम दरअसल इन डेम है और डेम डाटिव है। क्योंकि मैं पहले से पार्क में हूँ, कोई हरकत नहीं हो रही, मैं एक जगह पे मौजूद हूँ, तो डाटिव केस इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आते हैं, अब एक ही जुमले में दोनों को देखते हैं। Ich gehe in den Supermarkt und kaufe dort im Supermarkt ein। पहले हिस्से में मैं सुपरमार्केट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, इसलिए अकोज़ाटिव लगा है। दूसरे हिस्से में मैं वहीं सुपरमार्केट में मौजूद हूँ, इसलिए डाटिव लगा है। इस मिसाल से आपको फ़र्क वाज़िया नज़र आ रहा होगा या समझ आ चुका होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کس ٹاپک پہ آپ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے نیچے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو فری میں آئنس کی پوری PDF فائل چاہیے تفصیل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلیشن کے ساتھ اور ایگزامپلس کے ساتھ، تو نیچے کومنٹس میں اپنا ای میل ضرور لکھیں، آپ کو فری PDF مل جائے گی، جس کے لیے آپ کو کسی بھی سکول میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب ہم جینیٹیو دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا ایڈوانس لیول ہے اور زیادہ فارمل جرمن استعمال ہوتا ہے، جیسے während des Unterrichts یعنی کلاس کے دوران، اور trotz des Regen یعنی بارش کے باوجود۔ یہاں des DAS جینیٹیو کی نشانی ہے۔ اب آپ صرف پہچان لیں، یہ اتنا سا آپ جان لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وربز ہمیشہ خاص پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں، جیسے warten auf یعنی انتظار کرنا، اور angst vor یعنی ڈر لگنا۔ ان کو ہمیشہ ایک ساتھ آپ یاد کریں کیونکہ یہ الگ الگ یاد کرنے سے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب پریکٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کرنا، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کمرے کو دیکھیں اور جملے بتائیں کہ آپ کے کمرے میں چیز کہاں ہے، پھر یہ بتائیں، بولیں کہ آپ اسے کہاں رکھ رہے ہیں۔ اس سے داتیو اور اکوزاتیو دونوں کی پریکٹس ہوگی۔ اس کے علاوہ خالی جگہ والی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ پریپوزیشنز ہمیشہ ایک ہی کیس لیتے ہیں، جیسے اکوزاتیو اور داتیو والے گروپس، اور کچھ ٹو وے ہوتے ہیں جو موومنٹ کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے بدلتے ہیں، حرکت کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے بدلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس چیز کو رٹ لیا، تو جرمن پریپوزیشن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ میں نے پریپوزیشن کا ایک گر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، غلطی کرنا سیکھنے کا حصہ ہے۔ روز تھوڑی پریکٹس کریں، آہستہ آہستہ آپ کو یہ سب آسان لگنے لگے گا، کیونکہ یہ ہماری، جیسے میں نے پہلے بولا، کہ مادری زبان نہیں ہے۔ ہم ایک نئی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، نئی زبان سیکھ رہے ہیں۔ کسی کے سامنے بولنے سے نہیں جھجکیں کہ آپ کا تلفظ خراب ہے یا آپ کو ورب آگے پیچھے ہو جائے گی، نہیں، آپ کوشش کریں، کوشش کرنے سے سیکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ بغیر سوچے صحیح کیس استعمال کریں گے۔ اور شکریہ یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی ایرفول۔